बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको आप CRO भी कहते हैं। पहले मैं इसकी मेन बातें आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल, इसको किसने ईजाद किया और कब ईजाद किया। तो पहले आप मेन बातें देख लें, फिर हम डायग्राम को समझेंगे। आप अपनी बुक्स आगे रख लें, थ्योरी आपकी बुक में सारी लिखी हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि लिखने पे थोड़ा सा कम फोकस हो, समझाने पे ज़्यादा हो, क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो मेन बातें मैं लिखूंगा भी, ठीक है। तो आपने मेन चीज़ों को हाईलाइट कर लेना है और थ्योरी को साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। तो जी बेटा, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको आप CRO भी कहते हैं। अच्छा, 1897 के अंदर कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन इसका पूरा नाम था। इस साइंटिस्ट ने 1897 के अंदर दुनिया की पहली CRO इन्वेंट की है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। CRO जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, ये ऐसे ग्राफ को प्लॉट करती है जो बहुत तेज़ी से टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? इसका मेन थीम है इट इज़ अ हाई स्पीड, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले ग्राफ को प्लॉट करती है। हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस, ये इसकी है डेफिनेशन। बच्चे, इसका प्रिंसिपल क्या है, जरा इस चीज़ पे गौर करें। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक चार्ज पार्टिकल से मुराद है इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे को आप इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं ना। तो जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इंटर होगा किसके अंदर? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी। तो ये इसका प्रिंसिपल है। चार्ज पार्टिकल से मुराद क्या है? इलेक्ट्रॉन। बेटा मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ वर्सटाइल इक्विपमेंट। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, शुरू में आप लोग अंडरलाइन कर लें। वर्सटाइल कहते हैं हमतन गोश, यानी कि जिससे आप एक ऐसी चीज़ जिससे आप एक से ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। तो ये जो CRO है, ये वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, नंबर 1। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स द विजुअल इमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। मतलब करंट है, आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन CRO की मदद से आप करंट का इमेज दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, जिस तरह करंट है, वोल्टेज है, तो ये ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, ये CRO की मदद से आप स्क्रीन के ऊपर ऐसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का विजुअल इमेज भी देख सकते हैं। तो ये एक वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक से ज़्यादा काम ले सकते हैं। और ये ऐसे सिग्नल जिसको आप देख नहीं सकते, ये उसकी भी विजुअल इमेज ग्राफ बनाकर हमें देती है। मिसाल देता हूँ, हमारी आवाज़ है, आप इसको सुन तो रहे हैं लेकिन आप आवाज़ को देख नहीं सकते, लेकिन आप वॉइस सिग्नल को भी CRO की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो मेरी बात आपको समझ आई? इट प्रोवाइड द विजुअल इमेज। विजुअल कहते हैं देखना, जिस चीज़ को आप देख सकें। आवाज़ आप सुनते हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन हम आवाज़ की वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह मोबाइल में वो वॉइस रिकॉर्डर होता है, या अक्सर कभी आप सॉन्ग सुन रहे हो या नात सुन रहे हो या कोई भी चीज़ आप सुन रहे हो, आपने कभी गौर किया कि स्क्रीन के ऊपर जब वो गाना गाने वाला सॉन्ग आता है, तो वो जब थोड़ा सा आहिस्ता बोलता है तो यूं लाइनें जाती हैं, थोड़ा सा तेज़ बोलता है तो यूं वो ग्राफ जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता है। यही तो CRO का काम है कि वो आपकी वॉइस को भी विजुअल इमेज देता है। एंड अब तीसरी मेन बात, ये टाइम और एम्पलीट्यूड ये भी मेजर करने के काम आती है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के। तो ये तो थोड़ी सी मेन बातें थी थ्योरी के हिसाब से, जो आपकी बुक में इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखी गई हैं, आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन, इसको किसने ईजाद किया, इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया। बच्चे आप नेक्स्ट आए आगे। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ CRO। बेटा CRO के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। द नंबर 1 इज, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। अब यहां से लेके यहां तक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ CRO इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। ये बेटा आप नोट कर लें, द फर्स्ट पार्ट ऑफ CRO इज इलेक्ट्रॉन गन। इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आप एक चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि CRO का जो पहला पार्ट है ना, यहाँ से लेके फिलामेंट से लेके इसमें कैथोड, ग्रिड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, 3 नोड भी आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका पहला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन।
और बाद में इसकी 2 पेयर ऑफ प्लेट्स हैं। 2 पेयर मैंने लफ्ज़ बोला, प्लेट्स 4 हैं, 2 एक्स एक्सिस पे होंगी, 2 वाई पे। तो दूसरे इसके पार्ट्स को बेटा हम कहेंगे द नंबर 2 इज डिफ्लेक्शन प्लेट्स या डिफ्लेक्शन सिस्टम कह लें, डिफ्लेक्शन सिस्टम। द नंबर 3 इज, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, द नंबर 3 इज डिस्प्ले सिस्टम। तो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डिस्प्ले सिस्टम से मुराद है वो स्क्रीन जिसके ऊपर आप इस बीम को देख रहे हैं, ठीक है। तो कितने मेन पार्ट्स हैं बेटा CRO के? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम। अब हम तीनों पार्ट्स को 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नोट कर लेंगे कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ CRO? आप लिखेंगे देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ CRO, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम। बच्चे अब तवज्जो करें, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या क्या लगा होता है। अब जरा इधर आए, जरा फोकस करें जी इस चीज़ को। अब जरा तवज्जो करें डायग्राम पे। सबसे पहले इधर हमारे पास एक वोल्टेज होती है, बैटरी लगी होती है, जो कि हमारी बुक में दिखाई नहीं है। इस वायर के अंदर चार्जेस ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाएंगे ना, वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे। और ये F है। अब ये इलेक्ट्रॉन गन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपने थ्योरी को अंडरलाइन करते जाना बुक पे। तो बेटा सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कौन सा है? F स्टैंड्स फॉर फिलामेंट। F का मतलब क्या है जी? मैं इधर लिखता जाता हूँ साथ साथ। F स्टैंड्स फॉर फिलामेंट। बच्चे जब बैटरी करंट देगी तो चार्जेस फ्लो करेंगे ना, तो फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। ये चैप्टर में 13 में मैंने करंट को समझाया हुआ है। करंट का मतलब होता है फ्लो, तो चार्जेस के फ्लो को करंट कहते हैं। तो जैसे ही इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे ना, हम कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो ये जो फिलामेंट है ना, ये ग्लो करेगा, चमकेगा और साथ में हीट अप होना शुरू कर देगा। बच्चा अब इधर आपकी टेक्स्ट बुक में एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इनडायरेक्टली हीटिंग कैथोड। फिलामेंट के आगे लगा होता है जी कैथोड। इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिलामेंट के आगे क्या लगा? कैथोड। अगर तो फिलामेंट में बैटरी है ना, बैटरी ये चार्ज देगी, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। अगर तो फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकले, अब ये बात, इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। अगर फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकले, इसको कहते हैं डायरेक्टली हीटिंग कैथोड, यानी कि फिलामेंट ही कैथोड बन जाए। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, यानी कि ये कैथोड नहीं लगा हुआ, सिर्फ फिलामेंट है, और फिलामेंट गर्म होके खुद ही इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर दे, तो बेटा इस अमल को कहते हैं डायरेक्टली हीटिंग कैथोड। फिलामेंट एक कैथोड के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर फिलामेंट के मैंने बाद आगे लगा दिया C का मतलब क्या जी? कैथोड। C स्टैंड्स फॉर, C का मतलब है बेटा कैथोड, ठीक है। तो C स्टैंड्स फॉर कैथोड, नोट कीजिएगा। C को हम कैथोड कहते हैं। F का मतलब फिलामेंट, C का मतलब है कैथोड। अब बेटा तवज्जो कीजिएगा, अगर फिलामेंट हीट दे किसको? कैथोड में, कैथोड को, और कैथोड में से क्या निकले? कैथोड रेस। देखें इसका नाम क्या है? कैथोड रे। तो कैथोड में से कैथोड रेज निकलेंगी, तो उसी कैथोड रे को ही तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज कहते हैं। तो अगर फिलामेंट हीट दे कैथोड को, कैथोड में से निकले इलेक्ट्रॉन, इस अमल को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्म का मतलब है हीट, एमिशन का मतलब है खारिज करना, एमिट करना। तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। अब फिलामेंट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा, फिलामेंट सिर्फ हीट दे रहा है। ये करंट के गुजरने से ये ग्लो करेगा और ये हीट देगा कैथोड को, कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस अमल को बेटा कहते हैं इनडायरेक्टली हीटिंग कैथोड। इनडायरेक्टली, अगर फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन निकले तो डायरेक्टली हीटिंग कैथोड। अगर फिलामेंट सिर्फ हीट दे और आगे कैथोड लगाओ, ये मेटल की प्लेट होती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्टली हीटिंग कैथोड। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, फिलामेंट ने हीट दी, कैथोड में से कैथोड रेज निकली, इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चे, तीसरा पार्ट जो इसके अंदर लगा होता है, दिस इज, इसको मैं G लिख देता हूँ। G
इसका बड़ा मेन काम है और ये आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बेटा इस जी का मतलब है, इस जी को मैं लिख देता हूं ग्रिड। जी का मतलब क्या है? जी। एफ का मतलब फिलामेंट, सी का मतलब कैथोड, जी का मतलब है ग्रिड। और पेपर में एमसीक्यूज क्या आता है? ग्रिड के ऊपर होता है नेगेटिव पोटेंशियल। आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, ग्रिड के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है? नेगेटिव। लेकिन अब इधर एक मसला आएगा, ये बात आप याद रखिएगा बच्चे कि कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव, कैथोड में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसके ऊपर होता है -1000 वोल्ट और ग्रिड के ऊपर होता है -1050 वोल्ट। बात समझ आई? कैथोड के ऊपर याद रखें ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड के नेगेटिव पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये वेरी करेगा 1050 से 1100 के दरमियान। ये जो सीआरओ का फ्रंट पैनल होता है ना, उसके ऊपर एक बटन लगा होता है गोल सा, जिसकी मदद से आप इस ग्रिड के नेगेटिव पोटेंशियल को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। एमसीक्यूज मैंने बता दी है कि ग्रिड के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव। अब नेगेटिव को तो रिपेल करेगा, बजाय इलेक्ट्रॉन आगे जाने के ये ग्रिड तो उन्हें पीछे भेजना शुरू कर देगा। लेकिन हम तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन आगे गुजरे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखें मैं आगे जाना चाह रहा हूं और एक बंदा मुझे रोक रहा है, लेकिन मैं फिर भी आगे कैसे गुजरूंगा? अगर मेरी ताकत जो बंदा मुझे रोक रहा है ना उससे ज्यादा हो तो मैं आगे उसको धक्का देके आगे गुजर जाऊंगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्रिड को पास करेंगे जिनका नेगेटिव पोटेंशियल ग्रिड के नेगेटिव पोटेंशियल से ज्यादा होगा। जिनका कम होगा वो रिपेल होकर पीछे आ जाएंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन ग्रिड में से गुजरेंगे? ये सुराख जो बना हुआ ना, ये ग्रिड का सुराख है। इसका मतलब ग्रिड में से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये जरा तवज्जो करेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म में निकलेंगे। ग्रिड में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? स्कैटर्ड फॉर्म में। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हर तरफ स्कैटर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब मैं बताता हूं इसको फोकस कैसे करना है। पहले आप इस चीज को तवज्जो करें। जब ग्रिड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना बच्चे, तो ग्रिड के ऊपर है नेगेटिव। अगर मैं ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दूं तो मुझे बताइए रिपल्शन ज्यादा होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पीछे जाएंगे, कम इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। तो अगर मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन ज्यादा आगे जाएं तो मैं ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम कर दूंगा। ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम कर दूंगा ना, तो ग्रिड का नेगेटिव पोटेंशियल कम करने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आगे जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा बिल्कुल सही बात आपने सुनी है। ग्रिड का काम क्या है? इट कंट्रोल्स, ये बात नोट कीजिएगा, इट कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूं कि इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इट कंट्रोल्स द ब्राइटनेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैंने इसलिए जरूरी समझा कि इसको मैं लिख के बताऊंगा आपको। ठीक हो गया जी। ग्रिड का काम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, कम ब्राइटनेस होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रिड कंट्रोल कर रहा है। ये सीआरओ के फ्रंट पैनल पे एक बटन लगा होता है। तो ग्रिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, दूसरे लफ्जों में ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। जिस तरह हमारी मोबाइल की ब्राइटनेस हम कम ज्यादा नहीं करते, टीवी के ऊपर भी रिमोट के ऊपर बटन होता है। तो ये ग्रिड का काम हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे आ जाए जी, ये तीनों चीजें मेन समझ आ गई। FCG, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड। बच्चे अब इसके बाद 3 पेयर हैं एनोड के। कितने हैं जी? 3। नंबर 1, इसको मैं कह देता हूं A1, दिस एनोड इज A1। दूसरे को मैं कह देता हूं A2, तीसरे को मैं कह देता हूं A3। A1, A2, A3, देयर आर 3 एनोड्स। अच्छा ये मैं बात बता दूं, ये जो एनोड होते हैं ना, ये गुलाई में होते हैं, ये इस तरह गोल शक्ल के होते हैं। एक एनोड है, दूसरा, तीसरा। अब 3 एनोड लगाने का मकसद क्या है? हर एक का अलग अलग फंक्शन है। जरा तवज्जो कीजिएगा, इस A1 का नाम है, बच्चे जरा इस चीज को आप नोट कीजिएगा, काइंडली इस चीज को नोट करें। तो अब सीआरओ के अंदर ना ग्रिड के बाद होते हैं 3 एनोड, A1, A2 और A3।
बेटा A1 का नाम है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, A2 का नाम है फोकसिंग एनोड और A3 का नाम है एक्सेलरेटिंग एनोड। यानी कि A1 और A3 का एक ही काम है, ये प्री एक्सेलरेटिंग है, ये एक्सेलरेटिंग है और ये सेंटर वाला फोकस करता है। अब होता पता है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम तो हो रही होती है स्कैटर्ड, लेकिन हम चाहते हैं ये फोकस बीम बन जाए। यानी कि ये देखें आप, जब ये यहाँ पे इकट्ठी होगी ना तो जो A2 है ना, जो A2 प्लेट है, जो A2 एनोड है, ये इस स्कैटर्ड बीम को एक जगह पे फोकस कर देगा। बच्चे ये बात याद रखिएगा, फोकसिंग एनोड का पोटेंशियल होता है 600 वोल्ट और जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है ना, इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। अच्छा, फोकसिंग का तो आपको मतलब समझ आ गया, फोकस करना, जो स्क्रीन के ऊपर लाइन बनेगी ना उसको फोकस करता है ये, ठीक है, ताकि वो हमें क्लियर नजर आए। एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि ये जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आएंगे, एनोड के ऊपर पॉजिटिव है। बच्चे एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो एनोड के ऊपर पोटेंशियल होता है ना, ये होता है A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1। यानी कि तीनों के ऊपर होता तो पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है A3 के ऊपर। मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, उससे कम A2 के ऊपर और सबसे कम A1 के ऊपर। तो ये यानी कि इस तरह हम देखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, A3 पे। A3 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A1, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब ये A1 क्या करेगा, एक्सेलरेट, इनकी स्पीड को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। और A2 का काम क्या है, फोकसिंग, ये तो फोकस करेगा, उसको इकट्ठा करेगा। A3 फिर अब देखें ये 600 और 0 कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चे आप देखें इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 6, फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड, 3 ये है और 3 ही नोड है। तो आपने नोट कर लेना, देयर आर 6 पार्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन गन। CRO के 3 पार्ट्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गन के अंदर आगे 6 पार्ट्स हैं। जी बच्चे, दूसरे पॉइंट पे आए जी। नंबर 2 इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन सिस्टम। इसके अंदर 2 पेयर लगे होते हैं, 2 प्लेट्स एक्स एक्सिस पे पड़ी होती हैं और 2 प्लेट वाई एक्सिस पे। इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, एक्स एक्सिस, हालांकि ये पड़ी वर्टिकल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बात समझ आई? तो इधर मैं लिख देता हूं जी, ये एक्स एक्सिस वाली प्लेट्स हैं और ये वाली कौन सी हैं, वाई एक्सिस वाली। तो कुछ बुक्स के अंदर ना बच्चे वाई प्लेट्स पहले लगी हैं, एक्स प्लेट बाद में, तो कुछ में एक्स प्लेट्स पहले हैं, वाई बाद में। तो इससे आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये जो एक्स और वाई प्लेट्स हैं, अब जरा तवज्जो करें, ये क्या करेंगी, ये ना आपके पास ये स्क्रीन है, ठीक है। जब एक्स प्लेट्स होंगी ना, ये स्क्रीन है ना आपके पास। अब बच्चे जरा तवज्जो से समझिएगा कि एक्स और वाई प्लेट्स का काम क्या है। तो ये स्क्रीन के ऊपर ये लाइनें यूं बनी होती हैं, जो एक्स एक्सिस पे प्लेट लगी है ना यूं, बाजरा तवज्जो से सुनिएगा, वो इलेक्ट्रॉन की बीम को एक्स एक्सिस पे डिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि एक्स एक्सिस वाली प्लेट यूं बीम को डिफ्लेक्ट करेगी और वाई एक्सिस वाली प्लेट अपवर्ड डाउनवर्ड वर्टिकली। तो ये एक्स वाली प्लेट का काम है और ये वाई वाली प्लेट्स का काम है। तो एक्स एक्सिस वाली एक्स एक्सिस पे स्पॉट को डिफ्लेक्ट करेगी, वाई एक्सिस वाली वाई एक्सिस पे स्पॉट को डिफ्लेक्ट करेगी। अभी इसकी वर्किंग मैं पढ़ाता हूं, पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि एक्स और वाई प्लेट्स का काम क्या है। बच्चे नंबर 3 पे आता है डिस्प्ले सिस्टम। ये जो आपकी स्क्रीन है, ये याद रखिएगा, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है, जिंक सल्फाइड की या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। ये जो डिस्प्ले सिस्टम है ना, ये जो स्क्रीन है जिसके ऊपर ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये सीधी जाके स्ट्राइक करेगी ना, ये यहाँ से पास आउट करेगी, ये सीधी जाके स्ट्राइक करेगी स्क्रीन के ऊपर। ये पॉइंट S है, ये फोकस करेगा इसको, ठीक है। यानी कि A2 का जो काम था फोकसिंग एनोड। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीम यूं पास आउट करेगी ना, तो आपने देखा पहले स्कैटर्ड बीम आ रही थी, बाद में ये इधर आके एक फाइन बीम बन गई, फोकस होगी। अब ये जो स्क्रीन किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की या बेरियम प्लाटिनो साइनाइड। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करेगा ना, तो जिंक सल्फाइड ये एक ऐसा मटेरियल है, जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करता है, ये चमकना शुरू कर देता है। और बेटा याद भी रखिएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं ना, तो स्क्रीन के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो स्क्रीन से थोड़ा सा दूर ना ग्रेफाइट मटेरियल होता है,
तो वो ग्रेफाइट के साथ जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो वो पीछे से, तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रेफाइट मटेरियल जो होता है ना, जो स्क्रीन के करीब लगा होता है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रॉन को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आ जाता है कैथोड के पास। तो ये ग्रेफाइट मटेरियल दिखाया नहीं हुआ, तो याद रखिएगा स्क्रीन के करीब ना एक लेयर होती है ग्रेफाइट की, विच प्रोवाइड्स द रिटर्न पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो वापस लेके आती है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन सारी चीज़ों का। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं, तवज्जो करें। तो जी बेटा अब हम वर्किंग पढ़ते हैं। सबसे जो वर्किंग के अंदर मेन काम है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लगी प्लेटों का है। बच्चे आप जरा तवज्जो करें, जो एक्स एक्सिस पे प्लेटें लगी है ना, इनका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है। इनका ताल्लुक एक्स एक्सिस प्लेट्स का ताल्लुक सीआरओ के अंदर ही एक सर्किट बिल्ड इन होता है। ये बुक में लिखा है द सर्किट बिल्ड इन द सीआरओ। उस सर्किट को हम कहते हैं स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। अब टाइम बेस्ड जनरेटर ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो ऐसी क्वांटिटीज जो टाइम के लिहाज से बहुत तेजी से चेंज हो रही हो। स्वीप कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं झाड़ू फेरना, यानी कि यूं झाड़ू कैसे फेरते हैं, ये देखें आपने झाड़ू फेरा यूं, बाद में फिर इनिशियल पॉइंट पे आ गए, यूं फिर इनिशियल पॉइंट पे, इसको कहते हैं स्वीप। अभी मैं समझाता हूं। तो जो एक्स एक्सिस की प्लेट्स हैं, इनके अंदर सीआरओ के अंदर ही एक सर्किट बना होता है। उस सर्किट का नाम क्या है, स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक हो गया। अब वो स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर कैसा होता है, बच्चे जरा तवज्जो करें। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं टाइम को शो कर देता हूं और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। ये वेलोसिटी नहीं है, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। जो एक्स एक्सिस प्लेट्स को सीआरओ के अंदर ही बिल्ड इन सर्किट होता है। बच्चे अब होता पता क्या है, ये जीरो है ना। अच्छा, अब ये टाइम के लिहाज से एक्स एक्सिस की प्लेट्स के साथ जो वोल्टेज होते हैं ना, वो लीनियरली इंक्रीज करते हैं। और जब वो लीनियरली इंक्रीज करते हैं ना, तो स्क्रीन के ऊपर जो स्पॉट है वो कैसे चल रहा होता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये मैं स्क्रीन के ऊपर बनाता हूँ, ये स्क्रीन है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे फंक्शन चल रहा होता है, जरा तवज्जो कीजिएगा। अब ये वोल्टेज जो एक्स एक्सिस पे है जीरो है, तो स्पॉट सेंटर में है। जैसे जैसे ये लीनियरली इंक्रीज करेगा ना, लीनियरली इंक्रीज करता जाएगा, तो ये स्पॉट ऐसे मूव करता जाएगा, ये भी आगे को मूव करता जाएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, इसका कुछ पोर्शन ना नेगेटिव में भी होता है, मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। क्योंकि ये मैं कह देता हूँ ये नेगेटिव, ये जीरो है, -2, ये +2, ऐसे कह देता हूँ, ठीक है। अब जरा आपने तवज्जो से सुनना है। जैसे ये जीरो पे है, लेकिन अब जरा तवज्जो कीजिएगा बच्चे, इस पॉइंट पे मैं समझाना पता क्या चाह रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर ये प्लस वोल्टेज अपवर्ड है ना, तो ये नेगेटिव वोल्टेज डाउनवर्ड भी होंगे, ठीक है। असल में ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ना, क्योंकि नेगेटिव में भी कुछ पोर्शन होगा। आप जरा तवज्जो से समझिएगा। तो ये एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जब वोल्टेज जीरो है तो ये सेंटर में है, लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं ना बेटा, यानी कि नेगेटिव से -2 से +2, तो ये वोल्टेज असल में इस शक्ल में आते हैं ऐसे। नेगेटिव से ये कह लें आप -2 है, ठीक है, और ये कह लें आप +2 है। -2 से 0 ये देख लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं जीरो से आगे आगे रहेंगे फिर इसका मतलब पीछे तो नहीं आएंगे, जबकि स्पॉट तो पूरी एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। ये जीरो के आगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पीछे नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये इसको मैंने फर्जी वैल्यू दी, -2 से +2 तक ये वेरी करता है। तो जैसे ही आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे -2 से 0, 0 से +2, ये लीनियरली इंक्रीज करता है टाइम के साथ। लेकिन जैसे ये टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, एकदम से फिर ये 0 पे आके गिर जाएगा। फिर ये इंक्रीज करेगा लीनियरली, फिर 0 पे आके गिरेगा, फिर इंक्रीज करेगा और फिर 0 पे आके ये गिर जाएगा। बेटा ये आप देख रहे हैं कि शेप किस तरह की बन रही है। इट इज़ अ सा टूथ। ये आपकी बुक में जो ग्राफ बना है वो सही पिक्चर नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसने तो टाइम और वोल्टेज को लिया है, उसने तो 0 से शुरू किया हुआ है। अगर 0 से शुरू करता है ना, तो इट मीन कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, हालांकि नेगेटिव माइनस वाला पोर्शन भी शामिल है। तो ये देख लें, कुछ इसका हिस्सा पॉजिटिव अपवर्ड है, कुछ डाउनवर्ड है। असल शेप ये बनेगी बच्चे। अच्छा तो जो कीजिएगा, ये जो शेप बन रही है ना, ये बिल्कुल उसी तरह बन रही जिस तरह आरी के दंदे नहीं होते। तो आपकी बुक वाला इसको नाम दे रहा है जी
साटूथ, साटूथ, साटूथ कहते हैं जी आरी के दंदान जो होते हैं, साटूथ वेव फॉर्म। तो ये एमसीक्यू आता है कि एक्स एक्सिस में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना उनकी शेप, उस सर्किट का नाम क्या है, स्वीप और टाइम बेस्ड जनरेटर, और वो वोल्टेज कैसे पैदा करता है, साटूथ वेव फॉर्म। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब ये -2 से +0 और 0 से +2 तक जा रहे हैं, ठीक है, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, इसको +2 कह रहा हूं ना, ये +2 है, माइनस से 0, 0 से +2 लीनियरली इंक्रीज कर रहा है ना वोल्टेज, तो आपका स्पॉट भी स्क्रीन के ऊपर यूं मूव कर रहा है, और जैसे ये स्पॉट -2 से 0, 0 से +2 तक पहुंचेगा, फिर ये शुरू पे आ जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप बुक की रीडिंग नहीं करते, आपने एक लाइन पढ़ी, जब एंड होगी फिर आप दूसरी लाइन के शुरू पे आ गए। जब आप झाड़ू फेरते हैं, ये फेरा आपने झाड़ू, फिर आप पीछे आए हैं, झाड़ू फेरा फिर पीछे आए, स्वीप। जिस तरह आप बुक की रीडिंग करते, एक लाइन पढ़ी फिर दूसरी लाइन के शुरू में आ गए, तो ये स्पॉट भी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर एक्स एक्सिस में ऐसे ही मूव करता है। इंक्रीज किया है, जब +2 पे पहुंच गया, फिर 0, फिर -2 पे आ गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे, फिर ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब वो लीनियरली इंक्रीज करता है, जब वो मैक्सिमम तक पहुंचता है ना, एंड सडनली ड्रॉप टू 0, तो एकदम से नीचे आता है। जिस तरह हम लाइन पढ़ रहे हैं, तो जब एंड होगी तो एकदम से हम पीछे दूसरी लाइन पे आ गए। तो ये दूसरा साइकिल बच्चे याद रखिएगा, यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एक चक्कर को कहते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड। कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। अभी आपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो पढ़ा होगा, F = 1/T। जितना टाइम पीरियड, ये स्क्रीन के ऊपर ना बटन लगा होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर ऊपर लिखा होता है फ्रंट पैनल पे। हम ना टाइम पीरियड को कम करेंगे ना, इधर देखें, जब हम टाइम पीरियड को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो हम स्क्रीन के ऊपर लगे हुए जो बटन है ना, नोब है, उसको हम टाइम बेस्ड जनरेटर का टाइम पीरियड कम करेंगे। टाइम पीरियड कम करने का मतलब है, ये आप देखें कि ये जो आपकी वेव फॉर्म्स है ना, वो यूं हो जाएंगी। टाइम पीरियड जितना कम होगा ना, जितना इसका टाइम पीरियड कम होगा, ये दंदान करीब आना शुरू हो जाएंगे। टाइम पीरियड कम करने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ये स्पॉट तेजी से मूव करेगा, और ये स्पॉट इतनी तेजी से मूव करना शुरू कर देगा कि आपको एक ब्राइट लाइन नजर आएगी। आपको लगेगा कि स्क्रीन के ऊपर एक लाइन है, हालांकि वो स्पॉट ही है जो पहले आपको यूं आहिस्ता आहिस्ता, जब आप टाइम पीरियड को बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो वो स्पॉट यूं मूव करेगा, आपको दाना नजर आएगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड को कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वो स्पॉट इतनी तेजी से मूव करेगा कि आपको लगेगा कि जिस तरह एक लाइन ही है। तो आपको समझ आई कि हमने एक ब्राइट लाइन कैसे अचीव करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? टाइम पीरियड को कम करके। टाइम पीरियड कैसे कम होगा? ये CRO की स्क्रीन के फ्रंट पैनल के ऊपर एक बटन लगा होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है टाइम बेस्ड जनरेटर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक्स एक्सिस की प्लेट की वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। जरा नोट करें। तो जी बेटा, अब आपको एक्स एक्सिस के ऊपर जो वोल्टेज जो होते हैं, सर्किट होता है, उसकी तो समझ आ गई। एक्स एक्सिस वाले सर्किट का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, तो CRO के अंदर बिल्ड होता है। जो वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज इनपुट सिग्नल, ये बात याद रखिएगा, मतलब मैंने अपनी आवाज़ है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, वॉइस सिग्नल को मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे नजर आए, तो मैं अपनी आवाज़ को वाई एक्सिस की प्लेट के साथ अटैच करूंगा। बात समझ आ रही है? तो वाई एक्सिस की प्लेट पर हम इनपुट सिग्नल देंगे, वो अल्टरनेटिंग होगा। आपकी वॉइस हो सकती है, आपके दिल की धड़कन, जो ECG नहीं करते, आपने देखा ECG करते वक्त वो दो ये चूड़ियाँ सी दो आपके दिल के ऊपर लगाते हैं। ये बायो की टर्म है, मैं इतना नहीं जानता, बहरहाल तो वो आपके दिल के ऊपर लगे होते हैं ना, यूँ। बात समझ आ रही है? तो आपके दिल की धड़कन वो यूं चेक कर रहे होते हैं, वो आपके दिल की धड़कन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होती है। उसी स्क्रीन का नाम तो CRO है, और उस अमल को कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये कार्डियोलॉजी सेंटर बने होते हैं दिल के वार्ड हॉस्पिटल के अंदर। तो वो जो आपके दिल के ऊपर, सीने के ऊपर लगे होते हैं ना, वो तारें सी, वो असल में ये जो वाई एक्सिस वाली प्लेट है ना, ये होती हैं। हम इनपुट सिग्नल, ये हार्ट बीट भी हो सकती है, वॉइस सिग्नल, आपकी दिल की धड़कन, ये इनपुट सिग्नल है, आपकी वॉइस इनपुट सिग्नल है, और वो आपने किसको देना? वाई एक्सिस को। तो अगर एक्स प्लेट ऑन ऑफ है और वाई प्लेट ऑन है, तो आप देखेंगे कि आपको स्क्रीन के ऊपर
ये जो ब्राइट स्पॉट है ना, ये सिर्फ वर्टिकल मूव करता हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, अगर एक्स भी ऑन कर दें तो ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो सर्किट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर। कि अगर हम टाइम बेस्ड जनरेटर वाले सर्किट को ऑफ कर दें, सिर्फ वाई एक्सिस वाली इनपुट, दिल की धड़कन देखें ना, तो यूं आपने देखा नहीं, वो स्क्रीन के ऊपर यूं लाइनें मूव कर रही होती हैं वाई एक्सिस में। इसका मतलब है बंदे के दिल की धड़कन चल रही है और इंसान जिंदा है। अच्छा, अगर एक्स भी ऑन कर दें और वाई भी ऑन कर दें तो आप देखेंगे कि जो वाई एक्सिस वाली लाइन है ना, ये वर्टिकली ये स्प्रेड हो जाएगी यूं एक साइनोसाइडल वेव के अंदर। जब हम दोनों प्लेट्स को ऑन कर देंगे ना, एक्स वाली भी और वाई वाली भी, टाइम बेस्ड जनरेटर भी और इनपुट सिग्नल भी, तो ये वर्टिकल लाइन स्प्रेड इनटू अ साइनोसाइडल सिग्नल। अब ये तो वाई एक्सिस वाली है ना जो यूं बन गई है, लेकिन जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है, बच्चे वो क्या होगा, वो भी यूं आपको शो होगा। ये डॉटेड लाइन नजर आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको यूं इन दोनों का कॉम्बिनेशन मूव करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि बंदा अभी जिंदा है, उसके दिल की धड़कन चल रही है, सिग्नल वाई प्लेट्स को मिल रहे हैं। आपने देखा कि अगर बंदा मर जाए, इसका मतलब है कि इंसान मर गया ना, तो वाई प्लेट्स को जो इनपुट सिग्नल मिल रहे थे वो खत्म हो गए। तो जब वाई प्लेट्स ऑफ हो जाएंगी तो सिर्फ कौन सी ऑन होगी, एक्स एक्सिस। तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो जब जब तक तो ये लाइनें यूं मूव करती हैं, डॉक्टर को पता चलता है भाई कि वाई प्लेट ऑन है, इनपुट सिग्नल जा रहे हैं, तो बंदा जिंदा है। अगर इंसान मर गया है, इसका मतलब जो आपने वाई एक्सिस पे इनपुट सिग्नल दिया था वो तो बंद हो गया। अब वाई प्लेट्स ऑफ होगी, एक्स प्लेट का हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ वाई एक्सिस के साथ है। जो दिल के ऊपर, अब दिल की धड़कन चलना बंद होगी, ठीक है, तो इसका मतलब वाई प्लेट्स को जो इनपुट सिग्नल मिल रहा था वो ऑफ हो गया। अब सिर्फ कौन ऑन है, एक्स प्लेट। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जब स्क्रीन के ऊपर स्ट्रेट लाइन आती है, डॉक्टरों को पता चल जाता है भाई कि ये बंदा मर गया, डेड बॉडी है, उसकी सांसें रुक गई हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स प्लेट ऑन है, वाई ऑफ हो गई हैं। कैसे, दिल की धड़कन ही बंद होगी, जो आपने इनपुट सिग्नल दिया था वो बंद हो चुका है। तो ये वर्किंग थी वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स की। अब बेटा हम इसके यूजेस पढ़ते हैं, आप इसको नोट करें। यूजेस पढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं ना कि जो स्क्रीन के ऊपर आपको पैटर्न नजर आ रहा है ये आपको स्टेशनरी नजर आए, स्टेशनरी कहते हैं रुका हुआ, तो उसके लिए जरूरी है बेटा टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, कि एक्स एक्सिस की प्लेट का टाइम पीरियड और वाई एक्सिस की प्लेट का टाइम पीरियड या तो इक्वल हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो एन, और एक्स एक्सिस की फ्रीक्वेंसी एक्स प्लेट की और वाई प्लेट की फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो। इफ वी सा द पैटर्न लुक स्टेशनरी, तो ये देख लें, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको पैटर्न रुका हुआ नजर आए, तो ये दो कंडीशन, या तो एक्स और वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इक्वल हो या इंटेग्रल मल्टीपल हो। मसलन मैं मिसाल देता हूं, अगर एक्स एक्सिस का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, वाई प्लेट्स का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड, तो एक्स एक्सिस का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, एन का मतलब है 1 2 3 4, तो इंटेग्रल मल्टीपल कहते हैं 20 हो, 30 हो, 40 हो, 45 ना हो, ये इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है। तो एक्स और वाई एक्सिस की प्लेट्स का टाइम पीरियड या एक्स और वाई प्लेट्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल या इंटेग्रल मल्टीपल होगी, तो पैटर्न जो आपको सीआरओ की स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो स्टेशनरी होगा। अब इसके आखिर में यूजेस पढ़ते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जी बेटा लास्ट में आ गए इसके यूजेस ऑफ सीआरओ। पहला यूज क्या है जी, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये डिस्प्ले द वेव फॉर्म को डिस्प्ले करता है। दूसरा यूज, मेजर द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी फेज कहते हैं एंगल थीटा को, तो इसकी मदद से हम किसी भी सिग्नल की वोल्टेज, उसकी फ्रीक्वेंसी और एंगल भी मालूम कर सकते हैं। नंबर 3, मेजर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पीक वैल्यू, करंट की, वोल्टेज की, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू और पीक वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। एंड मेजर द टाइम पीरियड भी मेजर कर सकते हैं। एंड मेजर द फेज डिफरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा ये फेज डिफरेंस दो वेव्स के दरमियान कितना होगा, 180 डिग्री। ये एमसीक्यू जा सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो बेटा ये तो टॉपिक था सीआरओ का। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें, लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।